अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिनावे नावल, जिसकी राइटर है नूर राजपूत। वो नरमी का बर्ताव कर रहा था और उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था। इससे पहले कोई कुछ कहता फायर की आवाज़ गूंजी थी और उसके साथ ही राहिला की चीख बुलंद हुई। असर नहीं होता ना तुम लोगों को? अमन एक झटके से सीधा होकर बैठा। गोली अवैस की उस बाजू में लगी थी जिसका हाथ राहिला ने पकड़ रखा था। अवैस एक झटके से पीछे हुआ और फिर नीचे गिर गया। अवैस! उसके बाजू से खून निकलता देखकर राहिला के औसान खता हुए थे। उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो बेअख्तियार ही अवैस की तरफ बढ़ी, लेकिन कदीर ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोच लिया। ले जाओ इसे, ये इस काबिल नहीं कदीर कि तुम इससे शादी करो, ऐश करो, जाओ, अमन ने जहरखंद लहजे में कहा था। नहीं। अवैस जो घास पर पड़ा कराह रहा था, अमन मलिक की बात सुनकर एक झटके से उठने की कोशिश की। चीखो मत, मुझे शोर नहीं पसंद। एक और फायर की आवाज़ गूंजी और गोली अवैस के दूसरे कंधे पर लगी थी। राहिला को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कदीर उसे बाजू से दबोचे अंदर की जानिब बढ़ रहा था। अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा ज़ालिमों, अल्लाह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। राहिला अब बुरी तरह चिल्ला रही थी। इसका मुंह बंद करवा दो कदीर, अमन गुस्से से चिल्लाया था और कदीर ने चीखती चिल्लाती राहिला के मुंह पर हाथ रख दिया। नीचे पड़ा अवैस बुरी तरह से तड़प रहा था। खून उबल उबल कर निकल रहा था। उसकी सारी आसमानी रंग की शर्ट खून से तर हो चुकी थी। उसके सामने कदीर उसकी महबूबा को लेकर जा रहा था। इससे ज़्यादा अजियतनाक बात क्या हो सकती थी? जिसमें फैली तकलीफ ने अवैस को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे शोर नहीं पसंद। एक और फायर की आवाज़ गूंजी और गोली अवैस की गर्दन में लगी थी। हर तरफ खामोशी छा गई। अमन अब अपनी जगह पर खड़ा पिस्तौल से दोबारा अपनी कनपट्टी चला रहा था। उसकी आंखों से सर्दपन छलक रहा था। ले जाओ इसे और फेंक दो कहीं। कुछ देर बाद अमन ने आसपास खड़े गार्ड से कहा था, जो अमन की बात पर दम तोड़ते अवैस की जानिब बढ़े थे। जबकि अमन पिस्तौल को हाथ में थामे अपनी चादर दुरुस्त करते पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। वो पुरसकून था। उसने अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी कर दी थी। उसके दिल में मलाल तक नहीं था कि उसने किसी मासूम की जान ली थी और किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह करने का जिम्मेदार था। अंदर कमरे में फैली राहिला की सिसकियों और आहों ने किसी मसीहा को पुकारा था, लेकिन अभी कोई मसीहा आता दिखाई नहीं दे रहा था जो उन्हें जालिमों के जुल्म से बचाता। उस जालिम का दिल नहीं कांपा था। किसी की ज़िंदगी छीनते, किसी का घर उजाड़ते, किसी की उम्मीदें तोड़ते। वो जालिम बेरहम हुआ था। मोहब्बतों को मारते, ख्वाहिशों को जिंदा दफनाते। उस जालिम का दिल नहीं कांपा था। एक लड़की की आबरू को रोनते, उस जालिम का दिल नहीं कांपा था। सिसकियों को सुनते, आहों को नज़रअंदाज करते, वो जालिम आज सभी हदें तोड़ गया था। हिनावे, हिनावे आपी! अमन की आवाज़ सुनकर हिनावे ने हाथ में पकड़ा चॉकलेट का डिब्बा तकिए के नीचे छुपाया था। हुदा अभी तक अपनी डायरी के सदमे में बैठी आहो बका कर रही थी, जबकि मिनाल और सिमाब दोनों हुदा के गम में बराबर की शरीक होने की अदाकारी कर रही थीं। ठा से हिनावे के कमरे का दरवाज़ा खुला था और अमन दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। क्या है, क्यों चीख रहे हो? हिनावे ने अब्रू उचका कर पूछा। अमन ने एक नज़र परेशान हुदा को देखा और फिर हिनावे को। मेरी चॉकलेट्स का डिब्बा किसने चुराया है? वो तीखी नज़रों से हिनावे को जांचते हुए पूछ रहा था। कौन सी चॉकलेट्स? मैंने आज तक चॉकलेट्स देखी भी नहीं। हिनावे साफ मुकर गई। अभी 2 दिन पहले अमन की सालगिरह थी। खिजर ने उसे उसकी फरमाइश पर चॉकलेट्स गिफ्ट की थी, जिन पर अब हिनावे ने हाथ साफ कर लिया था। अमन ने 2 दिन अपने गिफ्ट खोलते और फिर खुशी से उन्हें देखते गुजारे थे। चॉकलेट्स उसने बाद में खाने के लिए रखी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती, शायद वो भूल गया था कि उसकी बहन कुछ नहीं छोड़ती थी। शराफत से मेरी चॉकलेट्स दे दो, मुझे खिजर भाई ने दी थी। अमन रोहन सी सूरत लिए बोल रहा था। दी होंगी, लेकिन मैंने नहीं देखी। और तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये लड़कियों का कमरा है? और हुदा कितनी परेशान है, जाओ यहाँ से। हिनावे ने उसे डपटा। अमन ने खा जाने वाली नज़रों से हिनावे को देखा था, जो उससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन कभी कभी अमन का दिल करता था कि वो उसे कत्ल कर दे। मैं खिजर भाई को बताऊंगा और तुम्हारे सारे कारनामे भी। अमन उसे धमकी देता वापस जा चुका था। उसके जाने के बाद हिनावे ने वो डिब्बा वापस निकाला और कहका लगाकर हंस दी। लो हुदा मैडम, चॉकलेट्स खाओ और डायरी का काम बाद में मना लेना। हिनावे ने बरसों बाद बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए हुदा को चॉकलेट की पेशकश की, जिसे सूं सूं करती हुदा ने बगैर किसी नखरे के थाम लिया था। अमन हिनावे के कमरे से सीधा खिजर के घर आया था। खिजर भाई, उसने सदमे से 2-4 आवाज़ में खिजर को पुकारा, जो अभी खाना खाने बैठा था। अरे अमन, आओ। खिजर उसे देखकर मुस्कुराया। अमन राना हाउस में सबसे छोटा था, इसलिए खिजर को वो अजीज़ था। खिजर भाई, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है।
अमन गम से निढाल बोला था। उसकी बात पर खिजर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। वो अच्छी तरह जानता था कि रिपोर्ट किसके खिलाफ दर्ज होनी थी, लेकिन वो वजह नहीं जानता था। रिपोर्ट? लेकिन क्यों? किसके खिलाफ? खिजर ने नॉर्मल लहजे में पूछा। राना हाउस में एक डाइन है जो मासूम लोगों के बच्चे खाती है और आज मेरी बहुत कीमती चीज़ चुरा कर खा गई है। अमन ने खिजर के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आज खिजर की छुट्टी थी, वो घर ही था। और वो डायन हिनावे राना है ना? खिजर ने खुद पर जब्त करते हुए तस्दीक चाही। वो हिनावे के कारनामों से नाक उकता चुका था। बस ऐसा केस करें कि उस डाइन से मेरी जान छूट जाए। अमन अभी तक सदमे के ज़ेरे असर था। क्यों तुम दोनों हर वक्त हिनावे के पीछे पड़े रहते हो? रुखसार फूफो ने किचन से निकलते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो अमन, एक दिन मैं इस हिनावे राना उर्फ डायन को ऐसा काबू करूँगा ना, फिर वो किसी को तंग नहीं करेगी। तब तक तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो उसे। खिजर ने अमन का कंधा थपथपा कर उसे तसल्ली दी थी और अमन उसकी बात सुनकर बहल भी गया था। ठीक है, फिर जल्द मुलाकात होगी। जहाँ ज़ेब ने डेरे से बाहर निकलने के बाद कहा था, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। हमारे दो गांव के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है अरहम, जब भी हैदराबाद आया करो चक्कर लगा लिया करो। जहाँ ज़ेब ने अरहम से बगल गिर होते हुए कहा। इंशाअल्लाह अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा। अरहम ने ज़ेब को यकीन दिलाया था, जो उसका बचपन का दोस्त था। बिल्कुल नहीं, तुम काफ़ी दिनों से हैदराबाद में ही हो, लेकिन तुमने एक बार भी मिलने की जहमत नहीं की। वो तो मैं खुद ही आ गए, वरना तुमसे मुलाकात कहाँ होती। जहाँ ज़ेब शिकवा कर रहा था। अच्छा यार, माफ़ कर दो, अब अगली बार मैं आऊँगा पहले। अरहम ने खुशदिली से माजरत की थी, जिसे जहाँ ज़ेब ने कबूल भी कर लिया था। अचानक जहाँ ज़ेब की नज़र डेरे से दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी थी, जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें 3 लड़कियाँ और एक लड़का था। हुलिये से वो चारों शहर के लगते थे। साइम, और कितनी देर लगेगी? दादू हमारा इंतज़ार कर रही हैं। नमल ने उकताकर साइम से पूछा, जो गाड़ी के इंजन पर झुका था। उन्हें हैदराबाद आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। जिस गांव का उन्हें टास्क मिला था, वहां पर उसे 1 हफ्ते में उन चारों की टीम ने अच्छा खासा काम किया था। नमल को हैरत थी कि यह सारा इलाका मलिक बहराम का था, लेकिन अभी तक काफ़ी गांव ऐसे थे जहां स्कूल तो दूर कोई डॉक्टर भी नहीं था। आज ही उनका काम ख़त्म हुआ था और नमल उन्हें लेकर अपने आबाई गाँव जा रही थी। ये एक मुख्तसर रास्ता था जो मलकों के गांव से होता हुआ राजपूतों के गांव जाता था। साइम ने उसी तरफ से जाने का फैसला किया था, लेकिन उनकी गाड़ी में कुछ मसला हो गया था। इंजन काफ़ी गर्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। साइम ने गाड़ी से खाली बोतल निकालते हुए कहा। अब उसका रुख डेरे की तरफ था, जहाँ ज़ेब और अरहम खड़े थे। जहाँ ज़ेब ने नमल को पहचान लिया था। उसने उसे एक बार ख़याम राना की गाड़ी में उनके साथ बैठे देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे पानी चाहिए था। वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब को पानी दो। अरहम ने सलाम का जवाब देने के बाद डेरे में काम करते मुलाजिमों में से एक को आवाज़ दी थी, जो भागता हुआ आया था और फिर साइम को लेकर अंदर की जानिब बढ़ गया। जानते हो वो लड़की कौन है? साइम के जाने के बाद ज़ेब ने अरहम से कहा। कौन लड़की? अरहम ने पूछा। वो जो फ़ोन पर बात कर रही है। ज़ेब ने नमल की तरफ इशारा किया था। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कमाल है, मलकों और राजपूतों में सुलह कब से हो गई? राजपूतों की है, जिनसे तुम्हारे ख़ानदान की पुरानी दुश्मनी है। मुझे हैरत हो रही है कि वो कितने आराम से मलकों के गांव में घूम रही है। ज़ेब की बात सुनकर अरहम की पेशानी पर लकीरें उभरीं। अजली ख़ानदानी गुस्सा ओद आया था। उसे इतना बताया गया था कि राजपूत ख़ानदान वालों से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि ख़याम राना ने उसके दादा बहराम मलिक को धोखा दिया था। अब वो धोखा क्या था, कोई नहीं जानता था। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ज़ेब आग लगाने का काम करके अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते से वापस जा चुका था, जबकि अरहम जिबड़े बहनचर नमल की तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अरहम ने लड़कियों के पास जाकर पूछा था। लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, लेकिन उससे फिर भी गुस्से की आमेजिश झलक रही थी। वो दरअसल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमारा दोस्त पानी लेने गया है, अंदर अभी आता होगा। नवीन ने जवाब दिया था, जो नमल की दोस्त होने के साथ साइम की मंगेतर भी थी। अरहम की सर्द निगाहें नमल का जायज़ा ले रही थी। वो इस वक्त नीले रंग की जीन्स में घुटनों तक आती शर्ट पहने हुए थी। बालों को फोल्ड करके जूड़ा बनाया गया था। दुपट्टा सर पर रखने की कोशिश की गई, लेकिन वो संभल नहीं रहा था। शायद उसे लेने की आदत नहीं थी। पाँव जोगर्स में कैद थे। वो हुलिया से किसी राजपूतों के गांव की भी नहीं लगती थी। अरहम ने महसूस किया वो काफ़ी पुरकशिश थी। तुम लोग जानते हो ये किसका गांव है? अरहम ने अब की बार नमल को सुनाने की कोशिश की, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। उसके लहजे में छुपी अजीब सी आँच महसूस करके नमल ने चौंक कर अरहम को देखा। क्या मतलब किसका गांव है? हमें गांव से क्या लेना? और यहाँ क्या एलियन बसते हैं जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? नमल ने आगे बढ़कर तंजिया लहजे में पूछा था। उसकी बात सुनकर अरहम की पेशानी पर लकीरें मज़ीद गहरी हुईं। ये मलकों का गांव है और आप? अरहम ने कुछ सख्त अल्फाज कहने से खुद को रोका। मलिक इंसान नहीं होते क्या?
या आपको हम इंसान नहीं लग रहे। नमल को पहले ही गुस्सा आया हुआ था। हवेली में सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। दादो बार बार फ़ोन कर रही थी। जब से उन्हें पता चला था कि वो मलकों के इलाके में है, रहमान भाई उसे 2 बार फ़ोन कर चुके थे और जल्द हवेली पहुंचने की तलकीन की थी, जबकि नमल का एक बार फिर मलकों का नाम सुनकर दिमाग घुमा। मोहतरमा, आप जानती नहीं शायद कि हम में क्या दुश्मनी। देखें, हमें कुछ नहीं जानना और बेहतर होगा आप हमारी परेशानी में इजाफा मत करें। हम यहाँ मुसाफिर हैं, यहाँ रहने नहीं आए। हमारा साथी आता ही होगा, हम अभी चले जाएंगे। नमल ने उसकी बात काट कर 2 टोक लहजे में जवाब दिया था। अरहम का दिमाग भग से उड़ा। उसका दिल तो सामने खड़ी लड़की को शूट करने का कर रहा था, लेकिन उसे उसकी माँ ने यह सब नहीं सिखाया था। इसलिए खुद पर कंट्रोल करता नमल को सर्द निगाह से घूरता वापस डेरे की तरफ बढ़ गया था। उसकी इस निगाह में जो सर्दपन था उसने नमल को ठटकने पर मजबूर कर दिया था। शाहवेज होता तो उसकी इतनी ज़बान चलाने पर ज़बान काट देता। अरहम तो फिर बस घूर कर चला गया था। जैसे ही अरहम डेरे में दाखिल हुआ, साइम बाहर निकला। वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मलिक साहब, ये हमारे दुश्मन के मेहमान हैं। इनका ताल्लुक भी राजपूतों से है। मलिक साहब, आप हुक्म दे तो यहीं दफना दूँ इन्हें। अनवर ने अरहम के पास आकर सर झुका कर कहा था। वो मलकों का पुराना वफादार था। नहीं अनवर, और ख़बरदार आइंदा मेरे सामने ऐसी बात की। जल्दी अपना काम करो, अरहम ने गुस्से से कहा तो अनवर सर झुका कर चला गया। छोटे मलिक होते तो आज राजपूतों की हवेली में मातम की सिर्फ पिचती और मलकों की हवेली में जश्न होता, लेकिन ये बड़े मलिक तो बस। अनवर ने अमन को याद करके दिल ही दिल में सोचा। कुछ देर बाद गाड़ी चलने की आवाज़ आई थी और वो चारों वहाँ से रवाना हो चुके थे, जबकि अरहम गहरी सोच का शिकार हो चुका था। शुक्र है बेटा, तुम लोग सलामती से यहाँ पहुँच गए, वरना मुझे तो डर ही लगा हुआ था। कुदसिया बानो ने नमल की पेशानी पर प्यार करते हुए कहा था। बस दादू, गाड़ी में कुछ मसला हो गया था, वरना हम जल्दी पहुंच जाते, और हमने शॉर्टकट लिया था। जो पास मलकों का गांव, वहां से जो रास्ता गुजरता उधर से ही आए हैं। नमल खाना खाते हुए आराम से बता रही थी, जबकि कुदसिया बानो का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। उन्होंने दहल कर नमल को देखा, जो अब सादा से शलवार कमीज में बलबूस थी। उसकी यही अच्छी आदत थी। वो जैसे भी कपड़े पहनती थी, हवेली आकर फ़ौरन शलवार कमीज जेब तन कर लेती थी। हवेली में सारा दिन गांव की औरतों का आना जाना लगा रहता था और नमल ने कभी उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया था। लेकिन तुम लोग वहाँ से क्यों आए? सीधे रास्ते से आ जाते, कुदसिया बानो ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। दादू, सब मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि जल्दी हवेली पहुँचो, बस इसलिए। कोई मसला तो नहीं हुआ? दादू ने घबरा कर पूछा। नहीं, बस एक उखड़ किस्म के आदमी से मुलाकात हुई, और तो कुछ नहीं हुआ। नवीन और अनम, जो नमल की टीम मेंबर थी, खामोशी से दादी पोती की बातें सुन रही थी, जबकि साइम को मेहमान खाने में ठहराया गया था। गैर मर्दों को हवेली के जनाना हिस्से की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। कुदसिया बानो ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।